आरकेएस मैथ्स की कक्षा के सभी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की हमारी कक्षा है मैथ्स की कक्षा 10 की। पिछले वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज के हमने 1 से 5 तक प्रश्न हल कर लिए थे। तो आज हम इस छठे प्रश्न से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छठे प्रश्न में आपको कहा है कि ये जो आपको चित्र यहाँ पर अटैच दिखा रखा है कि OP, OQ और OR पर स्थित। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि OP, तो ये बीच में बिंदु O है, तो ये हो गया OP, ये OQ और ये OR पर क्रमशः बिंदु दे रखे हैं आपको A, B और C। तो इनको इस प्रकार से मिलाया गया है कि AB जो है वो AB, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये AB, तो ये AB समांतर है PQ के। तो इस प्रकार से आप एरो लगा दो। और फिर AC समांतर है, ये जो AC आप यहाँ पर देख रहे हैं ये समांतर है PR के। ये आपको दे रखा है कि ये समांतर रेखाखंड है। तो आपको प्रूव करना है कि BC जो यहाँ पर है ये QR के समांतर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम सरल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR। ठीक है, वो तो हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि सबसे पहले हमें जो ये दे रखा है कि AB PQ के समांतर है, तो इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो हमें दे रखा है कि चूंकि AB किसके समांतर है, PQ के समांतर है, तो इसमें ये कौन सा त्रिभुज बनता है अपने देखते हैं पहले। तो आप देखते हैं कि AB PQ के समांतर है, तो इसको लेके त्रिभुज बनेगा OPQ। ठीक है, तो त्रिभुज OPQ में। ठीक है, तो अपने यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज OPQ में। तो OPQ में आप देखेंगे कि जब ये इसके समांतर है तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से आपको मैंने बताया था कि जब खंड समानुपाती लेते हैं तो जो AB समांतर दे रखा है PQ, तो जब खंड समानुपाती लेते हैं तो आप ऐसा करें, पहले बराबर का चिन्ह लगाएं और इसके पहले भी एक बटे का चिन्ह लगाएं और बाद में भी। अब जो AB दे रखा है तो यहाँ A लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे B, और बाद में PQ है तो यहाँ लिखेंगे P और यहाँ लिखेंगे Q। अब अपने को पता है कि हमने पहले सीख रखा है कि इस A को हम यहाँ नीचे लिख देंगे और B हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर क्या आएगा वो देखने के लिए हम देखते हैं कि इसका तीसरा शीर्ष कौन सा बच गया। तो OPQ का तीसरा शीर्ष ये बच गया O, तो यहाँ पर भी आ जाएगा O और यहाँ पर भी आ जाएगा O। तो इस प्रकार ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से ये खंड समानुपाती हो गई। तो इस प्रकार हमें ये मिल गया पहला परिणाम। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा परिणाम देखेंगे तो वो AC समांतर है PR के। ठीक है, तो चूंकि AC किसके समांतर है, PR के समांतर है। तो जब AC समांतर है PR के, तो त्रिभुज आप देख रहे हैं कि OPR में, तो ये खंड समानुपाती करेंगे तो AC समांतर है PR। तो ये खंड तो मैंने आपको बार बार लिखना बता दिया, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास इस प्रकार से दो परिणाम प्राप्त हो गए। आप देख सकते हैं कि एक ये पहला और एक दूसरा। तो आप यदि गौर से देखेंगे तो ये जो आप यहाँ पर ये परिणाम देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले परिणाम की, तो आप देख सकते हैं कि ये OA बटे क्या है AP, और यहाँ ये भी क्या है OA बटे AP। तो ये देखो दोनों परिणाम बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे परिणाम 1 और 2 से। तो परिणाम 1 और 2 से जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड समान है, ठीक है, परिणाम 1 व 2 से, तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड समान है तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, समान होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपके पास आएगा OB बटे ये वाला, ये इसका राइट हैंड का परिणाम जो है OB बटे BQ बराबर हो गया ये OC बटे CR, OC बटे CR। तो इस प्रकार से ये खंड समानुपाती हो गया, यानी ये वाले OB बटे BQ बराबर हो गया OC बटे CR। तो अपने लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज कौन से में, OQR में। ठीक है, अतः त्रिभुज OQR में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत आनुपातिकता
प्रमेय के विलोम से। तो विलोम से ये खंड समानुपाती है, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से इनको मिलाने वाला, जो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये जो BC है वो QR के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। विलोम से BC किसके समांतर आ गया, QR के समांतर आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से इति सिद्धम। तो ये जो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब अपने चलते हैं इसके 7वें प्रश्न पर। 7वें सवाल में यहाँ हमें दिया है कि ये जो चित्र आपको यहाँ पर ये देखा इसमें कि ये जो प्रमेय 6.1 हमने की थी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, उसकी सहायता से अपने को ये सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हम इस त्रिभुज को लेते हैं ABC को, इसकी एक भुजा AB लेते हैं, इसका मध्य बिंदु D लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि AD खंड जो है वो किसके बराबर हो गया, DB के बराबर हो गया, क्योंकि D इसका मध्य बिंदु है। दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचें, तो ये जो इसकी भुजा BC इसके समांतर हमने DE रेखाखंड खींच दिया, तो ये यहाँ जो इसको E पर जाकर के मिलता है AC को। तो आपको सिद्ध करना है ये बिंदु E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, यानी हमें सिद्ध करना है कि E AC का मध्य बिंदु, यानी AE बराबर EC सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो हमें जो दी चीज दे रखी है पहले हम उनको लिखते हैं कि सबसे पहले में दिया है कि चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे चूंकि बिंदु D कौन सी भुजा का मध्य बिंदु है, भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो ये दोनों खंड इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब मध्य बिंदु होता है तो आप ये देखिएगा क्योंकि D मध्य बिंदु है तो AD बराबर क्या हो गया, DB हो गया, ये परिणाम आ गया इसका। इसलिए AD रेखाखंड किसके बराबर हो गया, DB के बराबर हो गया। ये परिणाम एक नाम रख दीजिए इसका। अब हमें दूसरी बात ये दे रखी है कि चूंकि DE BC के समांतर है, तो चूंकि DE जो रेखाखंड है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब ये इसके समांतर है तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो अतः है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से कौन से खंड समानुपाती होंगे, उसी तरीके से आप फटाफट लिख सकते हो। अब तो मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया। सबसे पहले D, फिर E, फिर यहाँ पर B और यहाँ पर C, ये यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये D यहाँ पर है तो यहाँ भी D लिख दो, E यहाँ पर है तो यहाँ भी E लिख दो, और यहाँ पर क्या आएगा, जो बचा हुआ तीसरा शीर्ष आएगा A, तो यहाँ पर हो गया A और यहाँ पर भी हो गया A। इस प्रकार से AD बराबर क्या, AD बटे DB बराबर हो गया AE बटे EC। अब आपको पता है कि चूंकि AD किसके बराबर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि AD बराबर किसके है, DB है ना। वो एक परिणाम एक से हमें पता ही है ये, तो हम AD बराबर DB है तो AD की जगह हम क्या रख सकते हैं, DB रख सकते हैं। तो इसका मतलब DB बटे DB बराबर हो गया AE बटे EC, AE बटे EC। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि DB DB कैंसिल हो जाएंगे, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 1/1 बराबर आ गया AE बटे EC। और जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो आप इसको यहाँ गुणा कर सकते हैं, इसको यहाँ गुणा कर सकते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा AE बराबर EC, यानी AE जो रेखाखंड है वो EC के बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि अर्थात जब ये दोनों खंड समान हो गए, अर्थात बिंदु E AC भुजा AC का मध्य बिंदु है, भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये यही बात हमें सिद्ध करनी थी, यानी मध्य बिंदु, इसका मतलब इसको समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांटता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल आसानी से हम इस सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा सा गौर से देखा करो, वीडियो पलट करके आप जो है वो बैक करके दोबारा देखा करो चीज़ों को और सीखने की कोशिश करो। तो यहाँ आप देखिए 8वां प्रश्न आपका जो है, इसमें कहा कि जो प्रमेय 6.2 थी हमारी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की विलोम थी, उसमें आपको उसकी सहायता से इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो हमें इस बार क्या किया है, AB का मध्य बिंदु दे दिया DB,
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये खंड इसके बराबर हो गया। और फिर ये ई भी मध्य बिंदु है, ठीक है, ये डी भी मध्य बिंदु है, ई भी मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार से ये जो ए ई है वो किसके बराबर हो गया, इस ई सी के बराबर हो गया। दोनों मध्य बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है कि डी ई बी सी के समांतर होगा, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हम सबसे पहले जो हमें चीज़ें दे रखी हूँ उसकी सहायता से आगे बढ़ेंगे। तो आपको बताया कि त्रिभुज ए बी सी में हम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आप देख सकते हैं कि चूंकि डी भुजा कौन सी का मध्य बिंदु है, ए बी का, भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। और जो मध्य बिंदु होता है वो रेखाखंड को दो समान भागों में बांटता है। तो इसका मध्य बिंदु है, इसलिए कौन से खंड बराबर हो गए, ए डी बराबर हो गया डी बी। तो ए डी बराबर आ गया डी बी, और इस परिणाम को आप रख दो नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दे रखा है कि ई बी किसका मध्य बिंदु है। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि ई भुजा कौन सी का मध्य बिंदु है, भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु होता है वो आपको पता है कि किसी रेखाखंड को दो समान भागों में बांटता है। तो इसके दो समान भाग कौन से हो जाएंगे, ए ई और ई सी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ए ई बराबर किसके आ गया, ए सी हो गया, ठीक है। तो ये परिणाम आ गया आपके पास 2। अब आप इसमें क्या करो, परिणाम जो आपका 1 है उसमें 2 का भाग दे दो। तो हम लिखेंगे कि परिणाम 1 में 2 का भाग देने पर, तो भाग देते हैं तो अपने बटे में लिखते हैं उनको, ठीक है। समीकरणों का भाग जब देते हैं तो बटे में लिखते हैं। तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएंगे। तो ए डी बटे ए ई, यानी ए डी में किसका भाग लग गया, ए ई का भाग लग गया। और फिर आपके पास देखेंगे कि डी बी बटे क्या हो गया, ई सी हो गया। डी बी बटे ये बटे ये हो जाएगी, डी बी बटे ए सी हो गया। अब आप इसको क्या करो, तिरछा गुणा कर सकते हैं। यहाँ से आप लिख दो तिरछा गुणा, तिरछा गुणा करेंगे, बस मैं आपको याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो तिरछा गुणा करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएं और इसको यहाँ ले आएं, यानी इनको आपस में तिरछा गुणा कर दें दोनों को। तो आप या लिख दें यहाँ पर, यानी इसको या तो अपने यूँ लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ए डी के अपॉन में कौन आ जाएगा, डी बी, और डी बी आ गया और ए ई यहाँ चला जाएगा। तो ए ई अपॉन क्या हो गया, ई सी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से, नहीं सॉरी, ए सी नहीं होगा, ए सी होगा, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, क्या हो गया, ये ए सी हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये खंड समानुपाती हो गया, यानी ये बटे ये बराबर ये बटे ये आ गया। तो जब खंड समानुपाती होते हैं तो अपनी ये कह सकते हैं कि आता है त्रिभुज कौन से में, आता है त्रिभुज ए बी सी में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से। आपको पता है कि जब खंड समानुपाती होते हैं तो उन खंडों को बनाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो ये डी ई बी सी के क्या हो जाएगा, तो डी ई समांतर हो गया बी सी। और यही हमें सिद्ध करना था। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लास्ट में हैंस प्रूव्ड, या फिर लिख सकते हो इति सिद्धम, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो बिल्कुल आसानी से ये सवाल हो सकते हैं। थोड़ी सी वो 2 प्रमेय आपको जो उनका अनुप्रयोग आपको आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो है वो 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ आप देखो 9वां प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको ये कहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो आप याद रखें कि समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म जो है वो समांतर होता है और कोई शर्त नहीं होती है। तो यहाँ पर ए बी समांतर है डी सी के, जो यहाँ पर आपको बता रखा है, यानी जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। और फिर कह रहा है कि इसके विकर्ण जो है वो ए सी और बी डी वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये कह रखा है। तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ बटे बी ओ,
यानी AO/BO बराबर होगा CO/DO। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें एक थोड़ी सी आपको रचना करना है। तो उस रचना में आप क्या करेंगे, बिंदु O से AB के समांतर हम एक रेखाखंड खींच देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब O से AB के समांतर खींचेंगे और OB जो AB है वो DC के, तो ये तीनों ही आपस में क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हम ये लिखेंगे कि बिंदु O से AB भुजा के समांतर रेखाखंड कौन सा खींचा, EO खींचा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर EO। ये आप इतनी जो रचना कर लो, ये हमें अपनी तरफ से एक रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होगी रचना। अब हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है, सिद्ध हमें जो करना है वो ये यहाँ लिख देते हैं कि सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो हमें जो सिद्ध करना है वो AO/BO बराबर सिद्ध करना है CO/DO। ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। अब अपने इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि इसका हल जब हम करेंगे तो आप देखें कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि EOAB के समांतर है। ठीक है, तो हम त्रिभुज लेंगे ABD। ठीक है, तो आप देखेंगे कि त्रिभुज ABD में, तो ABD में चूंकि EO आप किसके समांतर है, EO समांतर है AB के। ठीक है, कारण क्या है इसका, चूंकि रचना से, तो हमने अब रचना की है इसमें। ठीक है, तो अब अपने जब ये रेखाखंड इसके समांतर हो गया, इसके एक भुजा के, तो हम क्या कर सकते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से कौन से खंड समानुपाती होंगे, वो तरीका जो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, बहुत बार हम काम में ले चुके हैं। तो यहाँ पर लिखो E और ये O लिखो, यहाँ पर A लिखो यहाँ पर, और B लिखो यहाँ पर। अब यहाँ पर E लिखा है तो ये E यहाँ भी लिख दो, और O यहाँ लिखा है तो O यहाँ भी लिख दो। और आप एक काम करें बच्चों, इसमें क्या कि चूंकि BO दे रखा है तो इसको क्या करो, आप यहाँ पर पहले B लिख दो और O बाद में लिख दो ये वाला। ठीक है, ताकि ये इसमें इस प्रकार से कर रखा है। और यहाँ भी अपने यही करेंगे, इस O को अपने O तो बाद में ठीक है यही रखेंगे। अब हमने देखते हैं कि यहाँ ऊपर क्या आएगा, तो तीसरा शीर्ष कौन सा बच गया, ABD का तीसरा शीर्ष बच गया D। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे D, और यहाँ भी लिख देंगे D। इस प्रकार से ये आपका पहला परिणाम प्राप्त हो गया। अब हम चलेंगे त्रिभुज ACD में। ठीक है, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में। तो ACD में जो है वो EO किसके समांतर हो गया, यानी EO समांतर हो गया आपके पास DC। अब क्यों हो गया इसका कारण भी हमें यहाँ पर देना है, तो उसका कारण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि चूंकि EO किसके समांतर है, हमने बनाया था रचना से AB के, और AB किसके समांतर है, क्योंकि हमें दिया हुआ है यहाँ पर, आपको ये देख सकते हैं कि DC के समांतर है। तो EO AB के समांतर है, AB DC के समांतर है। इसका मतलब ये हो गया कि EO किसके समांतर हो गया, DC के भी समांतर हो गया, क्योंकि ये इसके और ये इसके, तो ये भी आपस में दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आधारभूत आनुपातिकता का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। आप फटाफट वो खंड लिख दो, आप तो खंड लिखने का तरीका वही आपका जो है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दें E। ठीक है, पहले लिखेंगे E और फिर लिखेंगे आप O और फिर लिखेंगे D और फिर लिखेंगे C। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा वो उनको हम लिख देते हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा खंड इसका कौन सा बच गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो तीसरा खंड आपके पास यहाँ पर बच गया ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ए लिख देंगे और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, ए, और जो ऊपर आए थे वो यहाँ भी आ जाएंगे ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो है परिणाम आप गौर से देखेंगे तो ये ई ए बटे डी ई है और ये डी ई बटे ई है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या करके इस परिणाम को पलट दो आप, ठीक है, या करके, और इसका विलोम कर दो आप। यहाँ पर करेंगे तो इनको विलोम करेंगे तो ये बन जाएगा डी ई बटे ई ए। तो ये बन गया डी ई बटे ई ए, यानी हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर ये बन गया सी ओ बटे ए ओ। यानी हमने इन दोनों को अनुपातों को विलोम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इस प्रकार, ताकि ये दोनों परिणाम जब एक जैसे हो जाएं। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास हो गया दूसरा परिणाम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो दोनों परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर डी ई बटे क्या हो गया, ई ए, और यहाँ भी आपके पास डी ई बटे क्या हो गया, ई ए। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड समान हो गई, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, समान होगी। तो मैं इसका बचा हुआ भाग जो है वो यहाँ कर देता हूँ, आप थोड़ा सा बॉक्स, वरना पेज अपने को और लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके सामने रहेगा सवाल, इसलिए इतने भाग में आप इसको इसके नीचे ही उतारना, ठीक है, यहाँ पर उतारना है इसको इसके नीचे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि परिणाम 1 और 2 से, परिणाम 1 व 2 से, तो परिणाम 1 और 2 से आप देखेंगे कि जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड समान है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, समान होगी। तो राइट हैंड इसकी ये है और इसकी ये है, तो ये क्या बन गया आपका, डी ओ बटे डी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ बटे ए ओ, बराबर हो गया सी ओ बटे ए ओ। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनको एडजस्ट करना है। आप क्या करें, इसका थोड़ा सा तिरछा गुणा कर दें, ये यहाँ ले जाएं और ये यहाँ ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है वो आपको याद रखने के लिए देता हूँ तिरछा गुणा, ठीक है, ताकि तिरछा गुणा आपको याद रह जाएगा। तो ये यहाँ ले जा सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ए ओ बटे बी ओ बराबर, देखो यहाँ पर सी ओ तो है ही और ये डी ओ यहाँ आ जाएगा इसकी जगह, तो ये बन गया डी ओ। देखो यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ पर यही तो सिद्ध करना था आपको। तो ये परिणाम आपका, देखो लगभग सारे सवाल बिल्कुल एक ही तरीके के हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार से लास्ट में आप लिख दो हैंस प्रूव्ड, यानी यही हमें जो है वो सिद्ध करना था, ठीक है। तो कितनी आसानी से आप सवालों को कर सकते हैं आराम से, यदि थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 10वें और आखिरी प्रश्न पर। तो यहाँ जो आप 10वां प्रश्न देख रहे हैं, ये आप ये मानिए कि 9वें प्रश्न का विलोम है, क्योंकि 9वें प्रश्न में हमें ये समलंब चतुर्भुज दे रखा था और इसमें हमें सिद्ध करना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसके विकर्ण ओ पर काटते हैं, और आपको इस बार दे रखा है कि जो परिणाम हमने वहाँ सिद्ध किया था वो इसमें दे रखा है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये दे रखा है आपको, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो आप पहले, सबसे पहले हम लिखेंगे कि चूंकि ये जो दे रखा है वो परिणाम लिखें, चूंकि ए ओ बटे बी ओ और बराबर में दे रखा है सी ओ बटे डी ओ दे रखा है, ये जो है हमें इसको परिणाम नंबर 1 रख देते हैं, ये दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले जो रचना हमने की उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज लेंगे ए बी डी, क्योंकि ये जो ई ओ समांतर है ना ए बी की, इससे लेकर के त्रिभुज कौन सा बनता है, त्रिभुज ए बी डी बनता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में आप देख सकते हैं कि ई ओ समांतर है। ये जो ई ओ रेखाखंड है वो कौन सी भुजा के समांतर है, ए बी के समांतर है, इस ए बी भुजा के समांतर है। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं। अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से
इसमें जो है वो कौन से खंड समानुपाती हो जाएंगे वो तरीका आपको आता है, तो मैं यहाँ पर फटाफट लिख देता हूँ। तो ये क्या करेंगे आप इस प्रकार से यहाँ देखें कि पहले क्या लिखें आप, ये ई लिखेंगे और यहाँ पर ओ लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब जो यहाँ पर ऊपर है उनको हम नीचे भी लिख देंगे, तो यहाँ पर हो गया ए ई, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बी ओ, जो ऊपर वाला नीचे भी। अब यहाँ पर क्या आएगा, तीसरा शीर्ष। तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर तीसरा शीर्ष बच गया डी, तो यहाँ भी लिख देंगे डी और यहाँ भी लिख देंगे डी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिणाम आ गया आपके पास, ये दूसरा परिणाम हो गया, ठीक है, ये आपके पास दूसरा परिणाम हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यदि हम इस पहले परिणाम को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इस डी ओ को यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, ठीक है। तो अपने परिणाम 1 से हम क्या कर सकते हैं, परिणाम 1 से, ठीक है, परिणाम 1 से हमने क्या किया, ये डी ओ यहाँ ले गए, ए ओ यहाँ ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा, डी ओ बटे बी ओ, डी ओ बटे बी ओ बराबर बन गया, ये ए ओ यहाँ आ जाएगा, तो ये सी ओ बटे में क्या आ गया, ए ओ, ये प्राप्त हो गया आपको, ठीक है। तो ये परिणाम इस प्रकार आपका आ गया तीसरा परिणाम, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, या लिख करके और क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये बनेगा आपको डी ओ बटे बी ओ, ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा, तो सी ओ बटे क्या हो गया, ए ओ हो गया। ये जो हमने यहाँ पर काम में लिया है, ये वाला परिणाम 1 से। अब आप देखें कि जो परिणाम आप देख रहे हैं ये दोनों, तो यहाँ जो परिणाम है आपके पास, यहाँ भी देखो डी ओ बटे बी ओ है और यहाँ भी क्या है, डी ओ बटे बी ओ। तो ये परिणाम जो 2 है आपके पास, इसमें भी ये है और परिणाम 3 में भी है। तो हम परिणाम 1 और 2 और 3 से अपनी लिख सकते हैं कि दोनों समान है, इनकी लेफ्ट, एक इसकी साइड राइट हैंड, इसकी लेफ्ट हैंड, दोनों समान है। तो परिणाम कौन से, 2 और 3 से, परिणाम 2 व 3 से। तो 2 और 3 से आप देख सकते हैं कि ये जो इनकी परिणाम है दूसरे, वो भी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डी ई बटे क्या बन गया, ए ई, ये वाला जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ए ई, और बराबर में किसके आ गया, सी ओ बटे ए ओ, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे इन खंडों को, यदि हम चित्र में देखेंगे तो ये यूं बन गया आपको डी ई बटे ई ए, ठीक है, बराबर में हो गया सी ओ बटे ए ओ, यानी ये खंड ये बटे ये बराबर ये बटे ये आ गया। जिस प्रकार से खंड समानुपाती होने से इस त्रिभुज में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम लागू हो जाएगा, तो ई ओ डी सी के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए सी डी में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, यानी विलोम प्रमेय में क्या होता है, जब खंड समानुपाती मिल जाते हैं हमें, तो उनको मिलाने वाला रेखाखंड जो तीसरी भुजा की क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो विलोम से क्या प्राप्त होगा आपको, ई ओ समांतर हो गया, ई ओ, ये जो ई ओ है वो किसके समांतर हो गया, डी सी के समांतर हो गया, ठीक है। और चूंकि आप अब रचना में हमने ये जो यहाँ से किया था, और तो आपने लिख सकते हैं कि चूंकि ई ओ किसके समांतर है, ए बी के भी समांतर है, आप यहाँ लिख दें रचना से, रचना की थी हमने इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि जब ई ओ डी सी के समांतर है और ई ओ ए बी के समांतर है, तो यहाँ आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इसलिए ए बी किसके समांतर हो गया, क्योंकि ई ओ दोनों के, तो ये आपस में भी क्या हो गया, समांतर हो गए। तो ए बी किसके समांतर हो गया, डी सी के समांतर हो गया।
और जब ए बी डी सी के समांतर हो गया तो इनकी भुजाओं का एक युग्म आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्या हो गया, समांतर हो गया। तो जब भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है तो ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं छोटे छोटे शब्दों में लिख देता हूँ कि चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं का एक युग्म समांतर है, एक युग्म क्या प्राप्त हो गया आपको, का एक युग्म यानी एक जोड़ा क्या है, समांतर है। यानी ये समांतर प्राप्त हो गया ना यहाँ पर आपको, तो अतः यह एक समलंब चतुर्भुज है, अतः यह समलंब चतुर्भुज है। बस हम यही बात हमें सिद्ध करनी थी। तो लगभग दोनों मिलते जुलते सवाल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे सवाल है दोनों ही। तो ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाने की बहुत संभावना होती है, तो आप इनको बच्चों गौर से किया करो। जब ये सवाल किए जाएं उस समय यदि इनको समझा जाए तो ही आपको ये समझ में आएंगे, और दो एक बार ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। क्योंकि ये सवाल करने के बाद आप जैसे अब आप इस सवाल की जो इमेज देख रहे हो, यहाँ इसकी फोटो देख रहे हो, तो ये आपको एक जाल सा लगेगा बिल्कुल ABCD का, तब आपको इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब किया जा रहा है तब आप एक एक स्टेप लिखते हैं, तब आपके दिमाग में साथ में हर चीज़ जहाँ भी लिखे हमें चित्र में दिखाई देना जरूरी है, कि हम देखते रहें कि हाँ अभी ये लिखा जा रहा है, ये चीज़ यहाँ लागू की, ये प्रमेय लागू की, ये खंड यहाँ से लिखें। तो आप इनको 2-3 बार गौर से देखा करो और समझने की कोशिश करो। एक बार यदि ये सवाल आपको समझ में आ गए तो ये कहीं आसान होते हैं, ना इनमें गुणा करने पड़ते हैं, ना भाग करने पड़ते हैं, ना कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ना कोई बहुत बड़े फॉर्मूले हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये, और थोड़ी सी मेहनत से सीखे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और ठीक है, और कमेंट जरूर किया करो। कमेंट तो आप करते नहीं हैं, व्यू तो 50 आते हैं, लेकिन कमेंट जो आपके 2 ही आते हैं मुश्किल से। तो कमेंट जरूर किया करो और लाइक भी किया करो वीडियो को, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ते रहें आप। और पढ़ाई अब जो है उसको कि अभी अगर सब कुछ सही होता तो आपका विद्यालय खुल जाता, लेकिन अभी चूंकि विद्यालय नहीं खुल पा रहा है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई, आपको और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, पढ़ाई शुरू करो, अच्छी तरह मेहनत करो, अपना भविष्य संवारो और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।